बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है अप्लाइड केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें भी कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं और इसमें ख़ास तौर पे हम पेपर इंडस्ट्री को पढ़ेंगे, कुछ गैसेस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और बायोफ्यूल्स के बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर इंडस्ट्री, पेपर को डिफाइन आप कैसे कर सकते हैं? पेपर बेसिकली एक शीट मटेरियल है जो कि सेलुलोजिक फाइबर से बनता है। ठीक है जी। और ये एक सस्पेंशन, एक्वस सस्पेंशन होती है और एक्वस सस्पेंशन से हम जो है वो सेलुलोजिक फाइबर को की डेपोजिशन करवाते हैं और अल्टीमेटली हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है, नेटवर्क होता है उसके अंदर सेलुलोज का, जिसको आप पेपर कहते हैं। ठीक है। पेपर का वर्ड जो है वो एक प्लांट से निकला है, पेपायरस। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और जिस बंदे ने सबसे पहले पेपर को प्रिपेयर किया था उसका नाम साइलन है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो पेपर की कंजम्पशन हो रही है तकरीबन 5 किलोग्राम पर मैन पर ईयर जो है वो पेपर कंज्यूम कर रहा है जी। अच्छा, पेपर की तैयारी के लिए दो तरह का रॉ मटेरियल चाहिए। ये बहुत अहम एमसीक्यूज आ सकते हैं जिस पे कि कौन सा वुडी रॉ मटेरियल है और कौन सा नॉन वुडी। तो पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि पेपर की तैयारी के लिए दो तरह का रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, नॉन वुडी रॉ मटेरियल और वुडी रॉ मटेरियल। नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स में वीट के स्ट्रॉज, कॉर्न स्ट्रॉज, राइस स्ट्रॉज, बेगीज, राग, बैम्बू, कॉटन स्टाक, काही और ग्रासेस आ जाती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये नॉन वुडी हैं। जबकि वुडी रॉ मटेरियल के अंदर पॉपुलर का दरख्त जो है उसकी वुड, यूकलिप्टस की वुड और फर जो है वो उसकी वुड, ये वुडी रॉ मटेरियल है जो यूज़ हो सकता है पेपर की तैयारी में। यानी पेपर की प्रेपरेशन में दो तरह का मटेरियल इस्तेमाल होगा, वुडी एंड नॉन वुडी रॉ मटेरियल। अच्छा, अब मज़ीद थोड़ा सा आगे चलें तो पेपर की जो तैयारी है उसको पल्पिंग प्रोसेस या पल्पिंग मेथड कहा जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। तीन प्रिंसिपल्स हैं, तीन मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से पेपर को प्रिपेयर किया जाता है। एक क्राफ्ट प्रोसेस है, ये इसको अल्कलाइन प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है। एक सल्फाइड प्रोसेस है, ये एसिडिक इन नेचर है। और एक NSSC है जिसको न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इसकी नेचर प्रोसेस की न्यूट्रल है। ठीक है। बेसिकली ये याद रखिए कि NSSC जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट और सबसे बेटर पल्पिंग मेथड है। पेपर की तैयारी के लिए बेहतरीन मेथड है क्योंकि इसमें जो केमिकल रिकवरी होती है वो बहुत ज़्यादा बेटर है और पेपर की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब हम NSSC के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। NSSC जो है उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले कटिंग ऑफ रॉ मटेरियल है, ड्राई क्लीनिंग है, वेट क्लीनिंग है, स्क्रीनिंग है, मैग्नेटिक सेपरेशन है। ठीक है जी। आयरन पीसीज वगैरह को सेपरेट करने के लिए और स्टोन्स को हम सेंट्री क्लीनर्स के ज़रिए सेपरेट करते हैं, वो भी एक प्रोसेस है। तो ये इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स में सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं कि हम रॉ मटेरियल को कट करते हैं, उसको उसकी ड्राई क्लीनिंग करते हैं, फिर वेट क्लीनिंग करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं और मुख्तलिफ मैग्नेटिक सेपरेटर्स के ज़रिए और सेंट्री क्लीनर्स के ज़रिए से हम इसमें से आयरन और जो स्टोन्स के पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद है जी डाइजेस्टर। डाइजेस्टर जो है ये एक ऐसा मतलब ये कह लीजिए पार्ट है जिसमें जो स्टील और रॉट आयरन का बना हुआ होता है। ठीक है जी। और इसमें हम ये प्रोसेस करते हैं ये सारा मटेरियल जो है जिसको रॉ मटेरियल हम कहते हैं। ठीक है जी। तकरीबन इसमें 2.5 डाइजेस्टर की जो रेवोल्यूशन पर मिनट है वो तकरीबन 2.5 है और उसका टेम्परेचर हम रखते हैं 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये बोथ फैक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि डाइजेस्टर में कितना टेम्परेचर रखा जाता है और उसकी कितनी दफ़ा इसमें रेवोल्यूशन होती है 1 मिनट के अंदर। इसके बाद अगला हिस्सा इसका ब्लो टैंक है। फिर उसके बाद हम पल्प वॉशिंग करते हैं। पल्प वॉशिंग जो है, जो हमने कुकिंग किया मटेरियल की, जो रॉ मटेरियल को हमने डाइजेस्टर में कुक किया है उसको वॉश किया जाता है वाटर के साथ और उसमें हम जो यूज़ करते हैं जिसको आप फिल्टर कहते हैं, वो फिल्टर होता है ऑलमोस्ट 80 मैश सी, ये साइज़ है बेसिकली ना। मैश साइज़ जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है जैसे
छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, तो वो पोर्स के साइजेस को हम मैश के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। अच्छा, लिग्निन की वजह से अभी पेपर में, चूंकि लिग्निन होता है जो रॉ मटेरियल है, तो पेपर जो है वो बहुत ब्रिटल हो जाता है। ठीक है जी। और इसमें जो हम जो ब्लीचिंग करते हैं पेपर की, वो क्लोरीन के ज़रिए से करते हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइड के ज़रिए से करते हैं। ठीक है, ये दोनों ब्लीचिंग एजेंट्स हैं जो कि पेपर में की ब्लीचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये कलर को भी रिमूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, स्टॉक प्रेपरेशन प्लांट क्या है? इसमें स्टॉक प्रेपरेशन प्लांट में पल्प को हम डिस्पर्स करते हैं एज ए स्लरी, उसकी मैकेनिकल रिफाइनिंग करते हैं और उसमें केमिकल एडिटिव्स ऐड करते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा रिसाइकल जो फाइबर होता है वो भी इसमें ऐड किया जाता है इस स्टेप के ऊपर। अच्छा, पेपर मेकिंग मशीन क्या करती है? पेपर मेकिंग मशीन जो है वो अल्टीमेटली पेपर की प्रॉपर फॉर्म में पेपर को कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कर देती है, और पेपर में तकरीबन 6 to 8% मॉइस्चर जो है वो हम मेंटेन करते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको डायग्राम को देखें तो डायग्राम के अंदर भी फ्लो स्प्रेडर है, हेड बॉक्स है, फॉर्ड्रिनर टेबल है। ठीक है जी। और यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट्स लिखे हुए हैं कि आपके पहले स्टेप में मॉइस्चर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर प्रेस सेक्शन में जाके पेपर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट्स कम हो जाते हैं, और अल्टीमेटली मॉइस्चर कंटेंट्स जो है वो 6 to 8% रह जाते हैं, और पेपर में 6 to 8% ही मॉइस्चर कंटेंट्स होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये MCQs के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने जेहन में रखनी है पेपर इंडस्ट्री के हवाले से। इसके बाद हम एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, जैसे वाटर है। वाटर के हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो यूजुअली बड़े कॉमन से लगते हैं, लेकिन MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले वाटर को डिस्कवर किया था हेनरी कैवेंडिश ने 18th सेंचुरी में एज ए केमिकल कंपाउंड, और इसमें आपको पता है कि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 की रेशो से है बाई वॉल्यूम, और 1:8 की रेशो है बाई मैस। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को वाटर को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिकल करंट की प्रेजेंस में आपस में कंबाइन करवा के वाटर को प्रिपेयर किया जा सकता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन ये वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट कैन बी चेंज्ड, ये बदल सकता है। ये डिपेंड करेगा एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उसके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के ऊपर और एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, वाटर में जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करना चाह रहे हैं और करने चाहिए, वो है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। देखिए, हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जो सोप के साथ, ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। ठीक है, सॉफ्ट वाटर जो है वो साबुन के साथ झाग बनाता है। ठीक है, लेदर प्रोड्यूस करता है। अब ये जो हार्डनेस होती है, ये क्यों होती है? इसमें डेफिनेटली वाटर के अंदर सॉल्ट्स की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है। तो बच्चों, हार्डनेस की दो टाइप्स हैं, इस पे MCQ आते होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो इस वजह से होती है कि जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स पाए जाएं तो उस वाटर को टेम्परेरी हार्ड वाटर कहा जाता है। और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स प्रेजेंट हों तो उस पानी को परमानेंट हार्ड वाटर कहते हैं। जो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको रिमूव करने के लिए हम उसको बॉयल भी कर सकते हैं वाटर को, या लाइम जो है उसकी एडिशन से टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। जबकि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें इसमें वॉशिंग सोडा ऐड करना पड़ता है, या वाटर की डिस्टिलेशन करनी पड़ती है, या तीसरा जो है वो आयन एक्सचेंज मेथड के जरिए आयन एक्सचेंजर्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जिसके ज़रिए से वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है, जिसमें सोडियम जियोलाइट जो है वो एज एन आयन एक्सचेंजर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये फैक्ट्स जो हैं ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक फैक्ट मैं और चीज़ बता दूं कि वाटर की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, और वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन जब ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे आता है तो इसकी डेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, और वॉल्यूम में एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है। जब वाटर से आइस बनती है तो वाटर का वॉल्यूम 9% इंक्रीज हो जाता है और डेंसिटी 9% डिक्रीज हो जाती है। इसलिए आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, डंप नहीं होती।
अच्छा, अब यहाँ पे वाटर के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म वाटर की कौन सी है। तो बच्चों, रेन वाटर जो है ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, नेचुरल वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंडेंस्ड वाटर वेपर्स होते हैं, जो एयर में वाटर कंडेंस हुआ होता है और रेन की फॉर्म में वो नीचे आता है। तो ये सॉफ्ट वाटर होता है क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट्स जो होते हैं, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स या क्लोराइड्स के मौजूद नहीं होते। जबकि जो रिवर वाटर है वो चूंकि अर्थ सरफेस के ऊपर से फ्लो करके आ रहा होता है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं और ये हार्ड वाटर होता है और इसके अंदर सेवरल पोल्यूटेंट्स भी पाए जाते हैं। तो वाटर के हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने आपको शेयर किए हैं उनको आपने ज़हन में रखने हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में फैक्ट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसमें एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कलरलेस टेस्टलेस गैस है, वाटर के अंदर स्पैरिंगली सॉल्युबल है और स्लाइटली हैवियर देन एयर, एयर से ये थोड़ी सी भारी है। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन है खुद बर्न नहीं करती लेकिन बर्निंग में हेल्प करती है। ठीक है जी। अर्थ में बहुत एबंडेंटली पाई जाती है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी। अगर आपने ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना हो लेबोरेटरी में तो पोटाशियम क्लोरेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड को हीट करके आप ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एमसीक्यू है कि पोटाशियम क्लोरेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड की हीटिंग से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में अगर आपने प्रोड्यूस करनी हो तो सॉल्ट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है जी, या जो सॉल्ट्स रिच इन ऑक्सीजन है उनको हीट करके भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है जी। अच्छा, अगर ऑक्सीजन को आपने सेपरेट करना हो एयर से तो इलेक्ट्रिकल करंट गुजारा जाता है। ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल करंट के ज़रिए से, वाटर के ज़रिए से, थ्रू वाटर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन को थ्रू डिस्टिलेशन भी सेपरेट किया जा सकता है। डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसको जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किया था। और डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हो, मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस का मिक्सचर हो, तो उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे, डिफरेंस के बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन आपको पता है बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब नीचे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, रिलेटिव एटॉमिक मास 15.999 AMU है, मेल्टिंग पॉइंट इसका -218.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -180.0 डिग्री सेंटीग्रेड है, डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी 1.329 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है और वैलेंसी इसकी 2 है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको ज़हन में रखने हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो गैस है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस गैस। ठीक है जी। ये आपकी जो एयर है उसका तकरीबन 79% जो है, 78% जो है, सॉरी, वो नाइट्रोजन है। ठीक है जी। इनर्ट गैस है, डायटोमिक गैस है। ना तो ये कंबस्टन में हेल्प करती है, ना ही खुद कंबस्टेबल है, और वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है। अच्छा, लेबॉर्ट्री में अगर हमने इसको प्रिपेयर करना हो तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके नाइट्रोजन गैस को प्रिपेयर किया जा सकता है। और अगर लार्जर स्केल में हमने इसको प्रिपेयर करना हो तो इसको एयर के ज़रिए से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। एयर को हम अगेन पहले लिक्विफाई करते हैं, फिर उसको एवेपोरेट करते हैं। तो नाइट्रोजन अपने बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की बुनियाद पे पहले एवेपोरेट होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है और नाइट्रोजन जो है वो सेपरेट हो जाती है। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रिक एसिड, अमोनिया और फर्टिलाइजर्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये आपको पता है। यहाँ पे फिर अगेन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 14.007 AMU है, इसका मेल्टिंग पॉइंट -209.86 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट जो है -195.0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी वैलेंसीज 2 हैं, 3 और 5। ठीक है, 3 और 5। तो ये चीज़ आपने ज़रा ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके बाद आगे जी कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एक टेस्टलेस, कलरलेस गैस है, इनकम्बस्टिबल गैस है। ठीक है जी। और रेस्पिरेशन में एज ए वेस्ट ये प्रोड्यूस होती है और हैवियर देन एयर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है और लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। अच्छा, रेफ्रिजरेशन में यूज़ होती है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस के अंदर यूज़ होती है,
और फायर एक्सटिंग्विशर्स के तौर पे ये इस्तेमाल होती है। फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे हम इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने में हेल्प करती है अपने साइज की वजह से, और उसकी ऑक्सीजन की डिस्प्लेसमेंट की वजह से कंबस्टन का प्रोसेस रुक जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करना हो तो जो मार्बल के पीसेज हैं उनको ट्रीट किया जाता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ, ठीक है जी। तो इसके ज़रिए से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, या फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के ज़रिए से भी प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मार्बल के पीसेस की आपस में रिएक्शन के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये इसका मेन रिएक्शन भी आपने ज़हन में रखना है एमसीक्यूज़ के हवाले से। इसके बाद अगला टॉपिक बड़ा अहम है बायोफ्यूल्स का। बच्चों, बायोफ्यूल्स जो है वो आजकल के दौर में बहुत अहम है, ठीक है जी। बायोफ्यूल्स जो हैं ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कमर्शियल एक्टिविटीज़ और विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट एज वेल। तो अभी हम बायोफ्यूल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, बायोफ्यूल्स जो हैं ये वो फ्यूल्स हैं या एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको हम लिविंग थिंग्स से या जो वेस्ट मटेरियल होता है लिविंग थिंग्स का उनके ज़रिए से प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, बायोफ्यूल्स जो हैं उनकी 4 कैटेगरीज हैं बच्चों। ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स जो हैं वो आमतौर पे जो शुगर है, स्टार्च है, ऑयल है, एनिमल फैट है, उनके ज़रिए से बनाए जाते हैं। और शुगर, स्टार्च, ऑयल और एनिमल फैट को कन्वर्ट किया जाता है फ्यूल में, ठीक है जी, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से। और वो टेक्नोलॉजीज़ यूजुअली नॉन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे फर्मेंटेशन हो गई, स्टेरिफिकेशन वगैरह हो गई, ट्रांस स्टेरिफिकेशन हो गई, ठीक है, उनके ज़रिए से। ये फ्यूल्स जो हैं उनमें ये बहुत अहम एमसीक्यूज़ है, बायोडीज़ल, बायो अल्कोहल, एथेनॉल और बायोगैस, ठीक है। ये 4 जो हैं ये बेसिकली फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में आते हैं, ठीक है। इसी तरह मीथेन जो है इसको भी आप फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कह सकते हैं। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स जो हैं वो नॉन फूड क्रॉप्स जो होती हैं उनके ज़रिए से या एग्रीकल्चरल वेस्ट के ज़रिए से बनाए जाते हैं। ख़ास तौर पे लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास जैसे स्विच ग्रास है, विलो है या वुड चिप्स हैं, उनके ज़रिए से जो बायोफ्यूल प्रिपेयर किए जाएंगे उनको हम सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स कहते हैं। थर्ड जनरेशन बच्चों बायोफ्यूल्स जो हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ एलजी। ये एलजी से बनाए जाते हैं, या जो हम कोई बायोमास ग्रो करें खुद से, ऐसा बायोमास जो क्विकली ग्रो करता हो, उसके ज़रिए से जो फ्यूल्स ऑब्टेन किए जाएंगे उनको थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल कहा जाता है। और इसमें ख़ास तौर पे एलजी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एलजी जो है उसके ज़रिए से, क्योंकि ये क्विकली ग्रोइंग बायोमास है और इसके ज़रिए से हम थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स प्रिपेयर करते हैं। बच्चों, जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं जो आजकल इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है जी, वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स जो होते हैं उनके ज़रिए से बनाए जाते हैं। ये ऐसा बायोमास होगा या जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स होंगे जिनकी एनर्जी यील्ड्स बहुत ज़्यादा होंगी और उनमें बैरियर्स कम होंगे। सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो नेचुरल मटेरियल होता है उसके अंदर, लेकिन जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स होते हैं उनमें सेलुलोजिक ब्रेक डाउन ईजी हो जाती है, बैरियर्स कम हो जाते हैं, ठीक है जी। और ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में ठीक है जी भी ग्रो किए जा सकते हैं इस तरह के जो बायो मटीरियल्स हैं, और वाटर बॉडीज़ में भी इनको हम ग्रो कर सकते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होंगे उनके ज़रिए से हम फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ भी आप ज़रा काइंडली ध्यान में रखिएगा। अच्छा बच्चों, अब कुछ बायोफ्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल्स जो हैं उनके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज बेस्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको जरा ध्यान में रखिएगा। बायोडीज़ल के हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं कि बायोडीज़ल एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो सीड ऑयल्स जैसे कैनोला है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, उसके ज़रिए से बन सकता है। जिन वेजिटेबल्स की हम रिक्लेमेशन करते हैं उनके ज़रिए से प्रिपेयर हो सकता है, एनिमल फैट्स के ज़रिए से, और इवन एल्गी की कुछ स्पीशीज़ के ज़रिए से भी बायो डीजल को प्रिपेयर किया जा सकता है। एथेनॉल एक अल्कोहल है जो कि फीड स्टॉक जैसे कॉर्न है, शुगर कैन है, सेलुलोजिक मटेरियल है, उसकी फर्मेंटेशन के ज़रिए से प्रिपेयर की जाती है, ठीक है जी।
अच्छा, यहाँ पे बड़ी अहम पॉइंट है कि एथेनॉल को जनरली हम ब्लेंड करते हैं गैसोलीन के साथ और एक इंटरनल कंबस्शन इंजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं दो फैक्ट्स आपको बताता हूँ। ऐसे फ्यूल्स जिनमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है उनको सिन फ्यूल्स कहा जाता है, SYN, सिन फ्यूल्स। और ये दुनिया में सबसे पहले ब्राज़ील ने ये स्टार्च के ज़रिए से जो एथेनॉल को प्रिपेयर किया था। और इस वक्त दुनिया में ब्राज़ील जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एथेनॉल का, क्योंकि वहाँ पे एथेनॉल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और फर्मेंटेशन के ज़रिए से, बायोलॉजिकल मटेरियल की फर्मेंटेशन के ज़रिए से एथेनॉल प्रिपेयर होता है। इसके बाद कुछ होते हैं जी हार्ड बायोफ्यूल्स। हार्ड बायोफ्यूल्स वो बायोफ्यूल्स होते हैं जिनका की डेंसिटी यानी जो जिनमें लो डेंसिटी बायोमास होता है, यूजुअली जैसे ग्रास है या वुड है, बाई प्रोडक्ट्स हैं, सारडस्ट वगैरह हैं, जिनको हम पैलेट्स की फॉर्म में प्रेस कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डेंस हो जाएंगे और हाईली कंबस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। और इन पैलेट्स को फिर हम बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनको हीटिंग पर्पजेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जो रीनेबल दूसरे रीनेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनसे हटकर जो बायोमास होता है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है डायरेक्टली किसी भी लिक्विड फ्यूल के अंदर या बायोफ्यूल के अंदर, ठीक है जी। और हमारी ट्रांसपोर्टेशन नीड्स के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, बायोडीजल जो है ये केमिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए से तैयार किया जाता है, उसको ट्रांस एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है। और यहाँ पे जब ट्रांस एस्टेरिफिकेशन हम करते हैं तो ग्लिसरीन जो है वो सेपरेट होती है फैट्स और वेजिटेबल ऑयल से। तो बायोडीजल की प्रेपरेशन का जो मेथड है वो नीचे मैं अभी आपको साथ शेयर करूँगा, नीचे दिया हुआ। अच्छा, अब बायोफ्यूल्स को हम क्यों प्रेफरेंस देते हैं बच्चों? बायोफ्यूल्स को इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है कि एक तो बायोफ्यूल्स जो हैं रीनेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, यानी अगेन एंड अगेन हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बार बार आप यूज़ करें, ये कभी भी डिप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। रिसाइकलेबल हैं, रीन्यूएबल हैं। इसके अलावा ये कम पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा फॉरेन ऑयल्स या हमारी जो नॉन रीनेबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है अगर हम बायोफ्यूल प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। इसके अलावा बायोफ्यूल ग्लोबल वार्मिंग नहीं करते, क्योंकि बायोफ्यूल्स जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को कंट्रोल करते हैं, यानी बायोफ्यूल्स के ज़रिए से ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस कम होते हैं। इसके अलावा बायोफ्यूल्स जो हैं वो चीपर भी हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप उनको कंपेयर करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के साथ, उनके मुकाबले में ये चीपर हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चेंजेस या बहुत बड़े केमिकल प्रोसेसेस भी रिक्वायर्ड नहीं हैं। इसके अलावा बायोफ्यूल्स जो है वो इंजन की नॉकिंग जो है उसको भी रिड्यूस करते हैं और इनको प्रोड्यूस करना वह इनएक्सपेंसिव है, यानी मेथडोलॉजी भी सिंपल है और इनको इनएक्सपेंसिव वे में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो बायोफ्यूल्स हैं उनकी प्रोडक्शन के जनरल मेथड्स के बारे में बताता हूँ। जैसे लिग्नो सेलुलोजिक बायोमास है, सबसे पहले हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उसमें उसकी ड्राइंग, ग्राइंडिंग और वाटर मिक्सिंग होगी प्रोसेसिंग के दौरान। उसके बाद हम उसकी प्री ट्रीटमेंट करेंगे। प्री ट्रीटमेंट के लिए हम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मेथड्स और सॉल्वेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। प्री ट्रीटमेंट के बाद हम उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस जो है वो किसी एसिडिक मीडियम में होगी और एंजाइम की प्रेजेंस में होगी। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेंगे फिर हम उसकी फर्मेंटेशन करेंगे। देखिए जी, फर्मेंटेशन के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं, जो ये एब्रीविएशंस लिखी हुई हैं SHF, SSF, CBP और DMC। These are basically the methods which can be used during fermentation. अब जैसे बच्चों ये SHF है, SHF का मतलब होता है सेपरेटेड हाइड्रोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, यानी फर्मेंटेशन और हाइड्रोलिसिस को सेपरेटली हमने किया है। SSF जो होता है ना, बेसिकली ये होता है सैक्रिफिकेशन एंड फर्मेंटेशन। इसको कहते हैं साइमल्टेनियस सैक्रिफिकेशन एंड फर्मेंटेशन, यानी हमने सैक्रिफिकेशन भी की है और फर्मेंटेशन भी की है साइमल्टेनियसली। अच्छा बच्चों, इसी तरह ये CBP है, इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड बायो प्रोसेसिंग। और DMC जो है इसका मतलब है डायनामिक मेटाबॉलिक कंट्रोल,
ठीक है, ये बेसिकली सारे मेथडोलॉजीज हैं जो फर्मेंटेशन में इस्तेमाल की जाती हैं। वैसे फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आप सबको पता होगी, इसमें जो लार्जर कंपाउंड्स हैं उनको स्मॉलर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है जी, और ये एंजाइम सिक्रीट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट और बैक्टीरिया। अच्छा, फर्मेंटेशन के बाद हम प्रोडक्ट की रिकवरी करते हैं। उस प्रोडक्ट की रिकवरी के लिए हम डिस्टिलेशन और प्योरिफिकेशन मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, और इन प्रोडक्ट्स में एथेनॉल आ जाता है, सॉलिड रेजिड्यूज आ जाते हैं और वेस्ट वाटर आ जाता है। एथेनॉल जो है इट्स इन एफिशिएंट बायोफ्यूल। तो इस तरह से बायोफ्यूल की प्रोडक्शन जो है वो हम लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास के ज़रिए से हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बायोडीजल के ऊपर बात करें तो बच्चों, बायोडीजल की प्रोडक्शन में भी हम जो है वो वेजिटेबल ऑयल वगैरह, वेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। पहले हम इसकी स्टेरिफिकेशन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कोहल की प्रेजेंस में, फिर बच्चों हम उसकी ट्रांस स्टेरिफिकेशन करवाते हैं। ट्रांस स्टेरिफिकेशन में जो अल्काइल ग्रुप होता है आर, उसको उसकी कन्वर्जन की जाती है। तो जब ट्रांस स्टेरिफिकेशन होती है तो हमें ग्लिसरॉल और क्रूड बायोडीजल मिलता है। ग्लिसरॉल से अगेन हम मेथनॉल को रिकवर कर सकते हैं, और जो क्रूड बायोडीजल है उसको वॉश करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स के तौर पे। और जो मेथनॉल रिकवर होगी उसको अगेन अगर बेस के साथ मिला दिया जाएगा तो ये मेथनॉल बेस की प्रेजेंस में अगेन ट्रांस स्टेरिफिकेशन में हेल्प करेगी। तो इस तरह से बच्चों हम बायोडीजल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये सारे एमसीक्यूज बेस्ड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बायोफ्यूल की जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, बायो फ्यूल की प्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं और जो स्टेप्स हैं इनके ऊपर, और जो गैसेस के हवाले से मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं, पेपर के हवाले से बताई हैं, सारे इंपॉर्टेंट, इनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा जी। जी अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।